कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में हम पहले चैप्टर में अध्ययन किए थे शीत युद्ध का दौर। अब ये दूसरा चैप्टर जो है आपका दो ध्रुवीयता का अंत, मतलब 1990 में शीत युद्ध का अंत हो गया था। तो उस समय केवल पूरे दुनिया में अमेरिका का ही प्रभाव दिखाई दे रहा था, लेकिन जब अमेरिका ने देखा कि हम ही केवल अकेले नहीं हैं बल्कि हमारी बराबरी करने वाले दुनिया में बहुत से देश हमारे बराबर आकर के खड़े हो चुके हैं, तो अब इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। पहले हम अध्ययन करेंगे इसका परिचय क्या है। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। मतलब जिस समय शीत युद्ध चल रहा था रूस और अमेरिका के बीच में, उस समय बर्लिन में एक दीवार खड़ी की गई थी और उसको एक प्रतीक के रूप में माना गया था। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया और यहाँ जो है एक नाटकीय ढंग से, ऐतिहासिक ढंग से एक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति के रूप में हुई। मतलब 89 में यह दीवार गिरी और 1990 में जो है वो शीत युद्ध का अंत माना गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजन हो चुकी जर्मनी का अब एकीकरण हो चुका था। मतलब दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, तो उसी समय जर्मनी का एकीकरण भी हो चुका था, जो बुरी तरह से जर्मनी क्या हो चुका था, पतन हो चुका था जर्मनी का भी। हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराए गए थे उस समय या द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी। सोवियत संघ के गुट में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। तो सोवियत संघ में जो 8 देश जर्मनी के शामिल थे, उन लोगों ने क्या किया, वहाँ से अलग होकर के अपने शासन व्यवस्था को उन्होंने बदल लिया। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा, क्योंकि सोवियत संघ के गुट में जितने भी देश शामिल थे वो सब क्या हो चुके थे, 90 तक आते आते संपन्न हो चुके थे और सोवियत संघ बर्बाद हो चुका था। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्यवाही के दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया और हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों की चर्चा यहाँ पे करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। तो बर्लिन दीवार जो है 9 नवंबर 89 में तोड़ दी गई थी और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो चुका था और साम्यवादी गुट की समाप्ति हो गई थी, मतलब सोवियत संघ की समाप्ति हो गई थी। और यहाँ पर देखा गया कि लोग जो है सोवियत संघ से अलग होकर के अपना अपना अलग अलग नए सिरे से राष्ट्र बनाए और अपने अपने देश को चलाने की कोशिश किए। अब हम अध्ययन करेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। मतलब सोवियत संघ में समाजवादी सोवियत प्रणाली जो है या समाजवादी प्रणाली जो है वो कब अस्तित्व में आया था, 1917 में। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। मतलब समाजवादी जो व्यवस्था थी वो किसका विरोध कर रही थी, पूंजीवादी व्यवस्था का। समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से ये प्रेरित थे। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की बड़ी कोशिश कर रहे थे। मतलब समाज में जो अलग संपत्ति वाली बात थी, निजी संपत्ति वाली बात थी, उसको ये चाह रहे थे कि समाप्त करके पूरे समाज को एक समानता का अधिकार दिया जाए। इस तरह की लोग कोशिश कर रहे थे। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को
प्राथमिक महत्व दिया। मतलब सोवियत संघ में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उन लोगों ने इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी कि सबके बीच में एक समानता का सिद्धांत होना चाहिए। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, अर्थात सोवियत संघ में उन दिनों जो सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी, उसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। और उसी कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित होकर के भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, अर्थात वहाँ केवल एक ही पार्टी थी। सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी किसी पार्टी को संविधान में कोई जगह नहीं दी गई थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गया। मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरा पूर्वी यूरोप किसके अंकुश में आ गया था, सोवियत संघ के, अर्थात उसके गुट में शामिल हो गया था। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया। मतलब पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्से को सोवियत संघ की सेना ने दूसरे लोगों से, उपनिवेशिक लोगों से उनके चंगुल से मुक्त कराया और सभी देशों की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया। अर्थात जिस तरह से सोवियत संघ में समाजवादी पार्टी थी, यूरोप में भी उसी तरह की समाजवादी पार्टी को कायम किया गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। मतलब पूर्वी यूरोप जो है सोवियत संघ के जब अंकुश में आ गया था तो किससे मुक्त हुआ था, सोवियत सेना जो है उनके ऊपर अंकुश लगाने लग गई थी। और वो जो है आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत स्वतंत्र हुआ था औपनिवेशिक शासन से, उसी तरह से ये लोग भी स्वतंत्र हुए थे। तो वहाँ से निकल करके ये किसके गुट में आ गए थे, सोवियत संघ के। तो उनको ऐसा लगने लग गया था कि अब हम दूसरी दुनिया में आ गए। जैसे भारत अंग्रेजों से जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत को भी ये लग रहा था कि अब हमारा पुनर्जन्म हो चुका है या हम दूसरी दुनिया में आ चुके हैं, अब हम आज़ाद हैं। इस गुट के नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। मतलब पूर्वी यूरोप के जितने भी देश सोवियत संघ में आ गए थे, सोवियत संघ उसका नेता बन गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। मतलब रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध जो शुरू हुआ था वो इसी सब चीज़ों को लेकर हुआ था, नंबर 1 कहलाने के लिए। तो अमेरिका को छोड़ दे तो पूरी दुनिया में जो है, पूरे विश्व की तुलना में सोवियत संघ सबसे ज़्यादा विकसित देश माना जाता था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, अच्छी थी। इसके पास विशाल ऊर्जा के संसाधन थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी उत्पाद भी शामिल हैं। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब सोवियत संघ का दूर दूर तक का इलाका जो है वहाँ पर आने जाने के संचार के साधन बहुत अच्छे थे। लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते आते रहते थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। मतलब हर घर में उद्योग धंधे चलते थे, लोग कार्य करते थे, कोई खाली नहीं रहता था। पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। सोवियत संघ अपने देश के लिए, अपने लिए एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी कार तक का निर्माण स्वयं करता था अपने लिए। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। मतलब अमेरिका जिस तरह से हाई फाई चीज़ें बनाता था उस तरह की चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन उनके काम चलने भर की चीज़ें ज़रूर वो बनाता रहता था। इससे फिर क्या हो रहा था कि सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। मतलब हर कोई जो है, हर व्यक्ति जो है घरेलू उद्योगों से जुड़ा हुआ था, तो उसने एक न्यूनतम जीवन स्तर जो है उनके लिए सुनिश्चित कर दिया था, जिसमें बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें थी। जैसे क्या क्या चीज़ें थी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल,
लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दरों पर सोवियत संघ उन्हें उपलब्ध कराता था और इसीलिए वहाँ पर बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। मिल्कियत की प्रमुख रूप से राज्य का अस्तित्व था, मतलब जिसके पास जो सामान था, जो चीज़ें थी, वह उसका मालिक हुआ करता था। भूमि और उत्पादन संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। बाकी जो ज़मीनें थी और जो अन्य संपदा थी, प्राकृतिक संपदाएं जो थी, उन सब पर नियंत्रण केवल किसका था? राज्य की सरकार का। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और यह प्रणाली सत्तावादी होती गई। नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुले बनाकर, कार्टून बनाकर उसके द्वारा व्यक्त करते थे, क्योंकि वहाँ दूसरी कोई पार्टी ही नहीं थी जो आलोचना करती या जो विरोध करती, इसलिए लोग अपनी बातों को इसी तरह से व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का ही केवल शासन था, दूसरे पार्टी की कोई जगह ही नहीं थी। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि संविधान ने वहाँ के इस दूसरी पार्टी को मान्यता ही नहीं दी थी। इस दल पर सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का गहरा प्रभाव था सभी लोगों के ऊपर। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, मतलब चुनाव ही नहीं होता था, लोग वोट नहीं देते थे, तो ये इसलिए जो है जनता के किसी भी प्रश्नों का उत्तर देना ये जरूरी नहीं समझते थे। जनता में अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्य को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। मतलब पूर्वी यूरोप के जितने हिस्से थे और सोवियत संघ के जितने भी राज्य थे, 15 गणराज्यों को मिलाकर के एक सोवियत संघ बनाया गया था। जो और उसका कर्ता धर्ता जो है कौन था? रूस था। क्यों रूस को ही माना गया? क्योंकि रूस जो है इन गणराज्यों के बीच में था, इसलिए रूस को ही इसका केंद्र बनाया गया। लेकिन पार्टी ने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस हर मामले में प्रभुत्व था, शक्ति संपन्न था, इसलिए रूस का प्रभाव ज़्यादा था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर अपेक्षित और दमित महसूस करती थी, मतलब उसको ऐसा लगता था कि सरकार के द्वारा हमारी उपेक्षा की जा रही है, हमको पूछा नहीं जा रहा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है।